Okay, so welcome back to the final session of today's, and this session will be on the topic of PFMS. Kushal sir, you may start, sir. I will start. I hope all of everybody is had joined. ठीक है, everybody is there. तो अभी का टॉपिक जो है इट इज क्या टॉपिक है? PFMS. आपको पता है PFMS के बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट PFMS? व्हाट इज इट? किसी को फुल फॉर्म पता है क्या PFMS का? नहीं पता. अच्छा, इसका मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है. आप लोग जेई हैं, टेक्निकल Public बैकग्राउंड fund से हैं. management system, sir, I think, sir. फाइनेंस, हाँ यस, थोड़ा सा यू आर क्लोज, आई विल टेल यू. तो मैं बेसिकली आपको मेन चीज़ जो बताना चाहता हूँ इस सेक्शन में, वो ये नहीं है कि कहाँ क्लिक करने से क्या होगा, क्योंकि आप वो काम करेंगे नहीं. आप तो यही हैं, बट वो जानना पहले क्यों ज़रूरी है. क्योंकि आप आगे चल कर प्रमोट होंगे, अभी अपने ऑफिस के हेड बनेंगे, SD बन जाएंगे, या XCM बन जाएंगे, या और आगे आगे भी जाएंगे. अभी भी यही अपने साइट ऑफिस का तो हेड होता ही है. अच्छा, आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, रेड. रेड मूवी देखा है क्या किसी ने? रेड, अजय देवगन वाली. जब मूवी स्टार्ट होती है तो उसमें वो एक लाइन बोलता है संस्कृत की. वो किसी को याद है क्या? क्या बोलता है वो? वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसकी एक लाइन है. आई थिंक वो IRS ऑफिसर्स के उस पर भी लिखा रहता है, उनका वो रहता है आई थिंक. तो वो लाइन थी, कोष मूलो दंड. इसका मतलब है कि धन, पैसा जो है, वही शक्ति का और ताकत का और शासन का, अथॉरिटी का बेसिस है. आप बिना आप किसी भी सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में या भारत सरकार में, वित्त मंत्रालय का कितना इंपॉर्टेंस होता है? सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज है. उसकी गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं, सब लोग करते हैं. आप अगर अपने ऑफिस के हेड बनेंगे या और सीनियर बनेंगे और आपको फाइनेंस पे कमांड नहीं होगा, फाइनेंशियल चीज़ों पे, फाइनेंशियल टॉपिक्स पे, तो आप एक अच्छे ऑफिसर, अच्छे हेड ऑफ ऑफिस या अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पाएंगे. इसलिए आपको बजट, दो चीज़ें, फाइनेंस मतलब क्या है, बजट और उसके रूल्स, एक्सपेंडिचर के जो रूल्स वगैरह हैं, और कैसे खर्च करना है, क्या करना है, पेमेंट कैसे करना है, इन सब चीज़ों पे जानकारी होनी चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए. इसीलिए ज़रूरी है कि आप जानें. अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं सब जो भी आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो सब मेरे साथ हो चुका है. चूँकि मैंने काफ़ी टाइम तक एडमिन किया है, तो सब मेरे साथ हो चुका है. अभी ऐसा होता है, सपोज आप SD हैं या XCM बन गए, या डिवीज़न में हेडक्वार्टर के JE हैं, SD AE हैं, AE हैं, तो कोई पेमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर का पेंडिंग है, आपने बिल दे दिया अकाउंट्स वाले को. अकाउंट्स वाला बोलेगा कि सर नहीं नहीं हो रहा, एरर मैसेज आ रहा है PFMS पे. तब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे. अगर आपको पता नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हेल्पलेस हो जाएंगे. या फिर सर वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा, या ये कुछ भी बोल सकता है वो, ई क्लेम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा. तो आप कुछ भी, अनलेस कि आपको पता हो कि PFMS क्या होता है, कैसे काम करता है, पेमेंट कैसे करते हैं. इमरजेंसी में आपको पेमेंट करना भी पड़ सकता है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट अगर करना पड़ जाए तो कैसे पेमेंट करना है. ठीक है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस इस टॉपिक का. मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि सर वो तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है वहाँ से, या ये इशू आ रहा है, क्या करें? अब बताइए. कई बार वो अकाउंट्स वाले, LDC UTC या MTS कोई भी है, वो आपको टेस्ट भी करेंगे कि सर नहीं हो पाएगा. तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हैंडल कैसे करें. हाँ, आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ क्लिक करेंगे कि वहाँ, वो तो आप देख सकते हैं ना. आपको अगर मैं प्रिंट करके दे दूँ एक डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा हो कि पेमेंट करने के लिए पहले यहाँ क्लिक करो, फिर वहाँ क्लिक करो, फिर, तो इट इज़ गुड इनफ, क्योंकि आपको करना तो है नहीं. वंस इन अ व्हाइल आपको जरूरत पड़ सकती है, बट एटलीस्ट आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे काम करता है PFMS, क्या है. तो मैं उसका एक PPT शेयर करता हूँ, जहाँ डॉक्यूमेंट, जहाँ डाउट हो वहाँ आप पूछ सकते हैं. थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ मैं, 5:15 तक. एक सेकंड. हाँ, अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? एक मिनट, मीटिंग दिख रहा है क्या स्क्रीन सबको? यस सर.
ओके, देखिए टीडीओ सर ने मेरा दो मैं बुला लूँ, मैं यहाँ रख के जाऊँ, बुला लूँ, कोई इशू नहीं। अच्छा, आपको पता है डीडीओ क्या होता है? डीडीओ वो ऑफिसर होता है जो पेमेंट करता है। आपके यहाँ डीडीओ आपका एक्सचेंज है, या नॉर्मली एक्सचेंज ही होते हैं हमारे फील्ड सेटअप्स में। तो ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, उसका काम है पेमेंट करना। ये जीएफआर में रूल 212 में इसका जिक्र है डीडीओ का। इसका मतलब होता है हेड ऑफ ऑफिस एंड ऑल्सो एनी अदर गैजेटेड ऑफिसर। ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि एक्सचेंज ही होगा, वो चाहे तो आपको आपके एच डी बना सकता है, वो नहीं बना सकता, बीओ बना सकता है। तो डीडीओ मीन्स द हेड ऑफ ऑफिस एंड ऑल्सो एनी अदर गैजेटेड ऑफिसर so designated by a department of the central government, a head of department or an administrator to draw bills and make payments on behalf of the central government. The term shall also include a head of department or an administrator where he himself discharges such function. अब दो चीजें हैं, डीडीओ तो आपने सुना होगा या सुनेंगे कई बार। सीडीडीओ और एनसीडीओ, ये क्या होता है? इसका मतलब है चेक ड्राइंग डीडीओ और नॉन चेक ड्राइंग डीडीओ। संक्षेप में आपको एक चीज बताता हूँ। आप मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज जो आपके यहाँ है, आपके एक्सचेंज वो सीडीडीओ होते हैं। मैं खुद पटना में जब एक्सचेंज था तो मैं सीडीडीओ था, और अभी भी मैं लेकिन अभी यहाँ पुणे में मैं एनसीडीडीओ हूँ। इसका मतलब क्या है? नॉन चेक ड्राइंग डीडीओ हूँ। इसका मतलब ये है कि सीडीडीओ जो होता है वो आप पेमेंट खुद कर सकता है। मतलब वो बिल लेगा कॉन्ट्रेक्टर का, अपने ऑफिस में अकाउंट्स में वो डीएससी लगाएगा और पेमेंट हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा है कि मैं डीएससी लगाऊंगा तो चला जाएगा पीएओ, पे एंड अकाउंट ऑफिस, और पे एंड अकाउंट ऑफिस फिर उसको फाइनल पेमेंट करेगा। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डीडीओ जो पेमेंट करता है वो पीएओ के बिहाफ में करता है, पे एंड अकाउंट ऑफिस के बिहाफ में करता है। अब पे एंड अकाउंट ऑफिस जो है वो पूरे इंडिया में तो हो नहीं सकता, वो कहीं कहीं पे है, दिल्ली में है, पुणे में है, शायद गुवाहाटी में भी है, कुछ जगहों पे है। अब पे करने के लिए उसको बिल्स वगैरह चाहिए, कई कागज चाहिए। अ, अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पूरे इंडिया का कागज बिल सब दिल्ली पहुंचे या गुवाहाटी भेजा जाए? इसके लिए वो उसने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है कुछ टीडीओज को, जिनको सीडीडीओ कहा गया, कि भाई तुम मेरे बिहाफ में पेमेंट किया करो, और मैं चेक मतलब मंथली भेज दिया करना, मैं चेक करूंगा। जहां जहां पीओ का ऑफिस है, पे एंड अकाउंट ऑफिस का, वहां वहां ये सुविधा नहीं दी गई। वो एनसीडीडीओ कहलाए। जैसे मैं तो पुणे में चूंकि पीओ ऑफिस है, तो उसने कहा कि भाई तुम खुद क्यों करोगे, कागज हम भी बगल में ही हैं, आप भेज दो। तो हमको कागज वहां भेजना पड़ता है। उसी तरह दिल्ली में जो डिवीजन है, आई थिंक यूआईडी, हाँ, अपर यमुना डिवीजन, वो भी एनसीडीडीओ है, उसको भी अपना वो पे नहीं कर पाता। तो बेसिक उसका वही है, सीडीडीओ एनसीडीडीओ। पीएफएमएस, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसका बेसिस यही है, जीएफआर रूल 86। ये क्या है? एन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट शैल बी यूज्ड फॉर सैंक्शन, प्रिपरेशन, बिल प्रोसेसिंग, पेमेंट, रिसिप्ट मैनेजमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, फंड फ्लो एटसेट्रा। ये जो चीज़ें लिखी हैं, सैंक्शन, प्रिपरेशन, बिल प्रोसेसिंग, ये सब स्टेजेज हैं बिल पासिंग के, आगे हम देखेंगे। इसके ये आई थिंक 2016-17 ऐसे आया था। उसके पहले चेक से पेमेंट, मतलब वो कागज वागज से पेमेंट हुआ करता था, जो रजिस्टर और चेक वगैरह से। तो एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो जी सर। हाँ, भेज पुटअप कर दिया, अब पहुँच गया बस। हाँ, मिल गया सर, मिल गया था, मिल गया था, मिल गया था। माइक बंद है सर आपका। सर आई थिंक यू आर म्यूटेड।
आ रही है आवाज अभी? Yes, sir. ओके ओके। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, पेमेंट प्रोसेस, ये एक नॉर्मल प्रोसेस यही है। हेड ऑफ ऑफिस या फिर पीडी, प्रोग्राम डिवीजन इसको बोलते हैं, ये सैंक्शन जनरेट करता है। सैंक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह का वो ऑर्डर है। मान लीजिए अगर टीए बिल पेमेंट करना है या मेडिकल बिल, कोई भी बिल है, तो वो एक तरह का, मान लीजिए कि वो एक ऑर्डर है, सैंक्शन कि हाँ चलो इसको पेमेंट किया जाए, इसको पेमेंट किया जा सकता है इतना रुपया। अब डीडीओ जो है वो सैंक्शन रिसीव करता है, जो सैंक्शन इसने बनाया, और बिल जनरेट करता है। अब ये अलग बात है कि डीडीओ आपके यहाँ, और ये भी एक ही व्यक्ति है जो पीडी भी है और डीडीओ भी है, यहाँ भी मैं भी दोनों हूँ। तो ये सैंक्शन लेके इससे या खुद से और बिल जनरेट करता है। फिर वो पीओ भेजता है, पीओ पास करता है बिल को, स्क्रॉल रिसीव करता है, बैंक बाकी नॉर्मल है, बैंक उसको प्रोसेस करता है, वेंडर को मिलता है। अभी आपने इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे कि मैंने आपको बोला था कि आपका एक्सचेंज खुद बिल पे कर देता है, तो फिर इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि पीओ बिल पास करता है? बिल पास करना तो इसका काम है। आपने देखा होगा कि आपका बिल, टीए बिल कौन पास करता है? एक्सचेंज नहीं करता है ना, डिवीजन में और डिवीजन ऑफिस में पास होता है, पीओ तो नहीं भेजा जाता। तो क्या ये गलत लिखा है? नहीं, ये गलत नहीं है, असल में सही यही है, असल में यही सही है। बट यहाँ आते हैं पहले, जैसा आपको मैंने बताया कि पीओ खुद बिल पास नहीं कर सकता हर जगह का, तो उसने कुछ अपनी पावर कुछ टीडीओज को दे दी, डेलीगेट कर दी, तो सीडीडीओ बन गए। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, जहाँ सीडीडीओ नहीं है वहाँ ये होता है। जैसे मेरे ऑफिस में ऐसा होता है कि मैं जनरेट करता हूँ बिल, इसको भेजता हूँ और ये पास करता है, लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं होता। ये भी थोड़ी विचित्र टाइप की बात है कि सैंक्शन जनरेट करना तो एक लगता है कि क्लरिकल काम टाइप का है, ये एम टी एस एल डी सी यू डी सी का काम है, तो कहाँ एक्सचेंज करता रहेगा इसको जनरेट, है कि नहीं? बट रूल यही है। तो इसका उपाय क्या है कि ऐसा क्या किया जाए कि इससे थोड़ा छुटकारा मिले? फिर बिल जनरेट करना भी थोड़ा सा क्लरिकल टाइप का काम है, क्लिक यहाँ क्लिक करो, वहाँ क्लिक करो, ये भी हेड ऑफ ऑफिस को बहुत सारे काम होते हैं, साइट विजिट करना है, क्या क्या करना है, तो ये तो नहीं करते बैठेगा। तो इसका क्या उपाय ऐसा किया गया या किया जाए कि इससे छुटकारा मिले? एक्चुअल में क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी कुछ साल पहले तक, एक आध साल पहले तक ये इशू आता था। हेलो, जी सर। सर उनका परसों दे रहे हैं सर। जी सर, जी जी सर, बोला है, बहुत बात की है सर। जी सर, जी सर। हाँ, वो भी, जी वो भी बोला है सर, वो चिरंजीत को बोला है सर। हाँ, जी सर, जी सर। ठीक है, ठीक है, बोलिए सर। ठीक। हम्म, जी सर, जी। हम्म, मैं देखता हूँ। ठीक है सर। हाँ सॉरी, एक कॉल आ गया था। अभी आगे देखते हैं। तो डीडीओ बिल बनाएगा, ये सैंक्शन जनरेट करेगा, तो ये दोनों तो ऑफिसर्स होते हैं, तो ऐसा वो करना चाहेंगे नहीं। तो देखते हैं इसके लिए। हाँ, मैं बोल रहा था कि लास्ट ईयर तक ये समस्या आती थी, पीडी का आईडी जो जनरेट होता था वो मेरे नाम, मतलब हेड ऑफिस के नाम से होगा, बट वो आईडी किसी को दे दिया जाता था, किसी एलडीसी को, कि भाई तुम ही जनरेट किया करो। ये अच्छी बात नहीं है कि भाई आपकी आईडी से कोई और जनरेट करे, बट होता यही था, क्योंकि मेरा टाइम तो है नहीं, मैं एक्सटेंशन जनरेट करता रहूँ। फिर टीडीओ की आईडी भी प्रैक्टिकली यही है कि वो एक सेकंड, प्रैक्टिकली यही है कि वो वीडियो की आईडी भी अकाउंट्स वाले के पास रहती है और वही जनरेट करते हैं बिल। तो अभी इस साल कुछ चेंजेज हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ चेंजेज पहले भी हुए हैं और अभी इस साल भी हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वीडियो चेक, वीडियो के नीचे वीडियो चेकर, वीडियो मेकर, ये दो आईडीज़ हैं।
इसका काम क्या है? तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि डीडीओ का काम बिल जनरेट करना है, बट वो खुद बिल जनरेट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसने डीडीओ मेकर की आईडी बना दी कि भाई तुम ही बिल जनरेट करना है मेरे बिहाफ में, और चेकर उसको चेक कर लिया करेगा, डबल एओ जो होता है आपका। और अभी पीडी रह गया, तो पीडी ये दो रूट्स हैं, टीए मेडिकल वगैरह बिल जो हैं ये यहाँ से ऐसे आते हैं, फिर डीडीओ मेकर, डीडीओ चेकर, डीडीओ आपके ऑफिसेज में जेम के बिल्स इस रूट से आते हैं। और सैलरी ईआईएस मॉड्यूल मतलब सैलरी वगैरह के जो बिल होते हैं वो सीधे यहाँ से आते हैं, मतलब डीडीओ मेकर से इनिशिएट होते हैं, डीडीओ चेकर, डीडीओ, ये बिल यहाँ इनिशिएट होते हैं पीडी से, वो सैंक्शन बनाता है। सैंक्शन इससे नहीं, इसका नहीं बनाना पड़ता, बिकॉज ये सैलरी वैलरी तो हर महीने उसको देनी ही है, इसलिए उसका ऑर्डर हर बार नहीं निकलता, इसलिए इसमें सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अभी सीडीडीओ ऑफिसेज में जहाँ सीडीडीओ है वहाँ ये सिस्टम है, डीडीओ चेकर, डीडीओ मेकर, ये सैलरी वगैरह का बिल के लिए यहाँ से इनिशिएट, जैसा मैं बता रहा था, सैलरी, बोनस, सीए, लीव इनकेशमेंट, यूनिफॉर्म वगैरह जो भी है, टैक्सेबल जो इनकम्स हैं वो इधर से आते हैं, यहाँ से पे होते हैं। बाकी जो बिल्स हैं वेंडर्स के, थर्ड पार्टी के, टीए मेडिकल वगैरह जो भी बिल हैं वो इधर से इनिशिएट होते हैं, ठीक है। और जेम के बिल्स इस रूट से आते हैं। एनसीडीडीओ वाले ऑफिसेज में डीडीओ मेकर, डीडीओ चेकर, ये पीडी जो है, पीडी का तो सेम है कि यहाँ से इनिशिएट होगा, बट वो फिर डीडीओ मेकर, डीडीओ चेकर के पास नहीं जाता, सीधे यहाँ जाता है। इसका कारण बता सकते हैं क्या? इसका कारण ये है कि एनसीडीडीओ वाले ऑफिसेज में बिल जनरेट करना इसका ही काम है, अभी इसी इसी ऑफिसर का। बाकी इस ऑफिस में तो इसका काम इसको दे दिया बिल जनरेट करने का, डीडीओ मेकर का, इसको रोल बना दिया। और इसका कोई भी बिल आएगा तो इनके थ्रू ही आएगा। देखिए, चाहे ये रूट आए, चाहे ये रूट से आए, इस रूट से आए, वो इनके थ्रू ही आएगा। बट यहाँ ऐसा नहीं है। टीए मेडिकल वगैरह बिल जब इंपॉर्टेंट वेंडर के बिल्स होते हैं वो सीधे यहाँ आते हैं, डीडीओ के पास आते हैं, और यही बेचारा बनाता है बिल, बिल जनरेट करता है। और इसका काम क्या है फिर? इसका काम है सिर्फ सैलरी वगैरह का बिल बनाना, जो टैक्सेबल वगैरह जो मैंने बता रहा था, सिर्फ उस केस में ये यूज होता है। और जेम के बिल का रूट तो खैर वही है, कंसाइनी, बायर, फिर डीडीओ। अभी क्या हुआ है कि पिछले इस साल से 2025 से ई बिल मॉड्यूल लॉन्च हुए हैं। हमारे यहाँ एनडब्ल्यू में 100% इम्प्लीमेंट हो चुका है, आपके यहाँ मुझे पता नहीं है, शायद कुछ पार्शियली हुआ। जब मैं पटना में था तो वहाँ इम्प्लीमेंट सबसे पहले हुआ था, बट अभी क्या स्टेटस है पता नहीं आप सबके ऑफिस में। ई बिल मॉड्यूल का मतलब क्या है? ई बिल मॉड्यूल का मतलब है कि पेपरलेस ऑफिस बनाना है, पेपरलेस, ऐसा कागज वागज नहीं जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि टीए अगर सपोज आप साइट पे गए, तो टीए बिल आपने क्या किया कि खुद ही स्कैन किया और ऑनलाइन अपना पीएफएमएस में लॉगिन करके और वहां से क्लेम कर दिया बस। और वो आपका क्लेम जो है वो सीधे आ गया यहाँ पीडी मेकर के पास, यहाँ आया, उसने उसको जांचा, जांच वाँच करके पीडी चेकर को भेज दिया, फिर इसने उसको जांचा कि हाँ ठीक है, जो भी एडमिसिबल अमाउंट है वो ठीक है, वो करके फिर यहाँ आता है, यहाँ से सैंक्शन बनता है पीडी मेकर से, और तब फिर इस रूट से होते हुए टीडीओ के पास आता है। मतलब ये पूरी तरह से पेपरलेस बनाने के लिए ये किया गया है। ये अलग बात है कि पेपरलेस अभी तक हो नहीं पाया है, इसमें भी कुछ अड़चन, इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, वो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इशूज इसमें आ रहे हैं। बट कॉन्सेप्ट यही है कि पेपरलेस हो जाए, और अच्छा भी है। अगर आपने कोई टीए बिल क्लेम किया है अपना, मेडिकल किया है, तो देख सकते हैं कि क्या कहाँ पे है, अभी मेकर के पास है या रिटर्न हो गया, क्या है क्या नहीं, वो स्टेटस दिखता है उसमें। अच्छा, ये एनसीडीडीओ मतलब मेरे ऑफिस, अभी जो ऑफिस है इसका ये रूट है। सीडीडीओ वाले ऑफिस में ये रूट है, पीडी मेकर, पीडी चेकर, डीडीओ, डीडीओ मेकर, डीडीओ चेकर, डीडीओ, ठीक है। बिल यहाँ से क्लेम, आप क्लेम करेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे करके वो आता है। अब आपके ऑफिसेज में नॉर्मल जो प्रोसीजर है बिल प्रोसेस करने का, वो क्या है? नॉर्मल जो एक फ्लो चार्ट है, सबसे पहले पीडी लेवल पे आपको जाकर सैंक्शन। अच्छा, जो मैं बार बार सैंक्शन सैंक्शन बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि कई ऑफिसेज में अभी तक ई बिल मॉड्यूल 100% चालू नहीं हुआ है। जब ई बिल चालू हो जाएगा तो ये सैंक्शन नहीं बनेगा पीडी लेवल पे, ये बंद हो जाएगा, ई सैंक्शन बनेगा, ठीक है। ई सैंक्शन बनेगा, और वो कहाँ बनेगा? पीडी मेकर लेवल बनेगा, इस लेवल बनेगा।
अच्छा, पीडी चेकर और पीडी मेकर क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है भाई? जो मैं आपको बता रहा था कि पीडी जो लॉगिन है वो तो हेड ऑफ ऑफिस की लॉगिन है। अरे इसको इतना फुर्सत तो है नहीं कि वो सैमसंग बनाता फिरे टाइम सब काम धाम छोड़ के, इसमें तो दिन भर लगेगा इसका। तो इसीलिए इसको भी बाइफरकेट किया गया, जैसे डीडीओ को बाइफरकेट किया गया था मेकर और चेकर में, ये बिल बनाओ तुम, इसको काम दे दिया बिल बनाने का। वैसे ही सैंक्शन बनाने का काम इसको दे दिया, पीडी चेक मेकर को दे दिया, पीडी को भी इस दो भाग में बांट दिया। अभी पीडी चेकर जो है, जैसे अपने ऑफिस में मैं ही पीडी चेकर हूँ, तो ये बनाता है सैंक्शन, ई सैंक्शन, मैं ई बिल की बात कर रहा था। तो ई बिल में वो ई सैंक्शन बनाएंगे और पीडी मेकर से फिर वो आगे बढ़ाएंगे, पीडी चेकर पे आएगा और फिर वो हो जाएगा। आगे आने वाला टाइम जो है वो ई बिल का ही है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए, यही रूट है इसका, पीडी मेकर पीडी चेकर सैंक्शन रिटर्न कर देता है, मतलब सेटलमेंट रिटर्न करके फिर यहाँ से ये वापस इस रूट से आता है। क्योंकि इस ऑफिस में डीडीओ मेकर और डीडीओ मेकर नहीं होते, होते हैं सिर्फ सैलरी वाले काम के लिए। आपको अगर ध्यान हो, मैंने बताया था कि एनसीडीडीओ वाले ऑफिस में डीडीओ मेकर और डीडीओ चेकर सिर्फ सैलरी का काम करते हैं, ये सैलरी बोनस वगैरह जो ईआईएस मॉड्यूल का काम है। तो इसलिए यहाँ वो दोनों नहीं है, लेकिन इसमें है। मैं आपको अगर टाइम मिलता है तो एक बार लॉगिन करके भी दिखाता हूँ कैसे काम करता है पीएफएमएस। ये एक बेसिक स्टेप है, सबसे पहले सैंक्शन बनाइए, फिर उसको सैंक्शन को अप्रूव करो, फिर रिसीव करो डीडीओ मेकर लेवल पे, और फिर डीडीओ चेकर को भेजो, फिर वहाँ से डीडीओ को भेजो, पीडी डीडीओ मेकर डीडीओ चेकर डीडीओ। एनसीडीओ में क्या होगा, पीडी मेकर से सैंक्शन बनेगा, फिर पीडी चेकर पे ई सैंक्शन की मैं बात कर रहा था आपसे, ई सैंक्शन अभी सब जगह यही चालू हो जाएगा। फिर ई सैंक्शन अप्रूव कर देगा पीडी चेकर, फिर डीडीओ जो है वो पास कर देगा और पेमेंट प्रोसेस कर देगा, पीओ चला जाएगा बिल। अभी टैक्सेबल इनकम मतलब सैलरी वैली जो मैं बता रहा था, बोनस वोनस क्या क्या जो है, उसका क्या कैसे होता है, तो वो मेकर लेवल पे होता है, फिर चेकर लेवल पे वेरीफाई होता है, और वो डीडीओ मेकर की बात कर रहा हूँ, और ये डीडीओ लेवल पे पास और पेमेंट हो जाता है, मेकर चेकर डीडीओ। ये थोड़ा सा और डिटेल में है स्टेप्स। क्रिएशन ऑफ सैंक्शन बाय पीडी, अप्रूवल ऑफ सैंक्शन बाय पीडी, रिसीव करो सैंक्शन को डीडीओ मेकर, सीडीडीओ आपके ऑफिस में ऐसा होता है मैक्सिमम जगह पे। यहाँ डीडीओ मेकर इसको रिसीव करता है, फिर बिल जनरेट करता है कौन, डीडीओ मेकर। ये काम तो डीडीओ का था, बट ये काम डीडीओ मेकर को दे दिया, उसने डेलीगेट किया। फिर उस बिल को डीडीओ चेकर जो है वो पास चेक वेक करेगा, मतलब उसके आईडी में जाएगा, वहाँ से वो डीडीओ को भेजेगा, डीडीओ उसको या तो पास करेगा या रिटर्न करेगा देख के, फिर वो डिजिटली साइन कर देगा, पेमेंट हो जाएगा। हाँ, अब जब आपके यहाँ ई बिल मॉड्यूल लागू हो जाएगा या हो गया होगा, तो आप अपना आगे चल के आपको जब प्रमोट हो जाएंगे तो कुछ हॉस्पिटलिटी और कुछ कुछ जो भी पैसा मिलता है, चाय वाय और कुछ मिलता है ना आप लोगों को। एक सेकंड होल्ड कीजिए। हेलो, हाँ सर, अच्छा साइन कर लीजिए बस। मतलब अप्रूव हो गया ना, ठीक ठीक। हाँ सर, मैं 5 मिनट बाद फोन एक लेक्चर चल रहा है मेरा। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप अपना मेडिकल, टीए, एलटीसी, टीटीए वगैरह जो भी क्लेम करेंगे वो ऐसे ही करेंगे, ई क्लेम में करेंगे। तो यहाँ से ये ई बिल मॉड्यूल का पार्ट है, और ये पेपरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, स्टेटस चेक कर सकते हैं, इजीली हो जाता है, बिल खोने का चांस नहीं है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। आप देखते हैं कि जैसे ही आप थोड़े से और प्रमोट होंगे, डिवीज़न में आएंगे, तो बहुत हल्ला मचता है एक्सपेंडिचर को लेके। वो एक्सपेंडिचर रिपोर्ट लाओ भाई, मीटिंग है मेंबर साहब की, मेंबर आरएम ले रहे हैं या चीफ साहब मीटिंग ले रहे हैं, ऐसे बोला जाता है। सडनली बोलेगा आपका बॉस के एक्सपेंडिचर लाओ। वैसे तो अकाउंट्स वालों को बोलता है, बट अगर मान लीजिए अकाउंट्स वाला छुट्टी पर है या नहीं कर रहा या भाग गया, कुछ भी हो सकता है, तो क्या आप हेल्पलेस हो जाएंगे? आपको आना चाहिए कि कैसे करते हैं, ये भी मैं करके दिखा दूँगा आपको। ये प्रोसेस है, डीडीओ लॉगिन में लॉगिन कीजिए और बजट में जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, मैं दिखाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलओसी क्या होता है? जब भी कोई
आपके यहाँ ऐसा होता है कि हर क्वार्टर का पैसा आपने सुना होगा कि अरे एलओसी अभी नहीं आया, पीएबल मेरा क्यों पेंडिंग है, अभी तक एलओसी नहीं आया है। एलओसी क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट। जो हर क्वार्टरली जो भी पैसा आता है आपके यहाँ ऑफिस में, वो एलओसी के थ्रू ही आता है। एलओसी वगैरह से कुछ नहीं है, एक लेटर होता है जो आरबीआई के बिहाफ में पीओ वगैरह आरबीआई इशू करता है बैंक को, आप जिस बैंक में आपके ऑफिस का अकाउंट है उसको देता है, तो वो पैसा वो होता है। ठीक है। और ये पैसा एक्चुअल में अकाउंट में नहीं आता, ये बस एक लेटर होता है और बाद में रिम्बर्स करती है आरटीआई उन सारे बैंक्स को। ठीक है। और आपको कई बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वार्टर शुरू हुआ, जनवरी अभी आएगी तो अब देखिएगा कि बजट बजट तो खैर पहले मिल जाता है, बट एलओसी मांगना पड़ता है। तो एलओसी कैसे जनरेट करते हैं, तो ये उसका प्रोसेस है। वीडियो मेकर में जाइए, बजट में जाइए, क्रिएट एलओसी जनरेट प्रपोजल, ये उसका प्रोसेस है। ये आपको बस पता होना चाहिए कि अगर अकाउंट वाला छुट्टी पर भी है या नहीं कर रहा या हड़ताल पर है तो आप कर सकें। ईआईएस मॉड्यूल में सैलरी प्रिपेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पे मॉडिफिकेशन करना, प्रमोशन हुआ तो कुछ बढ़ाओगे, ट्रांसफर हो गया तो उसको वहाँ से बाहर करोगे, जीपीएफ वगैरह जो भी होता है वो सब इसमें ईआईएस मॉड्यूल में भी होता है, इसी मॉड्यूल से होता है। पीएफएमएस के अंदर एक सेपरेट मॉड्यूल है, मतलब सेपरेट एक क्लिक करना पड़ता है तो ये खुलता है, पीएफएमएस का ही पार्ट है। लेकिन सैलरी वैली जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो सब यहाँ से, आपका जो भी डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स, वो सब इसी में आएगा। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ खत्म करने से पहले कि पेमेंट का स्टेटस, आपने पेमेंट प्रोसेस कर दिया मेकर वेकर लेवल से, अब आपको पता करना है पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने अपने आईडी में लॉगिन करके कि ये क्या हुआ है, पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ये खासकर उसके लिए यूज़फुल है जो एनसीडीडीओ है। सीडीडीओ तो खैर आप पूछ भी सकते हैं, बट फिर भी क्या होता है कई बार पेमेंट क्लिक हो गया बट बैंक से एक्चुअल पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उसके खाते में पैसा गया कि नहीं गया, ये भी पता नहीं उतना चल पाता। तो यहाँ से इन 3 ऑप्शंस हैं, ये तीनों ऑप्शन से आप पता कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं एक बार आपको पीएफ में लॉगिन करके दिखा देता हूँ। सर हाँ सर एक इम्प्रेस्ड के रिगार्डिंग बता दीजिएगा, ई बिल पे सबमिट करने का पीएफएमएस पे थोड़ा गाइडेंस। अच्छा अच्छा, आप लोगों के यहाँ इसका मतलब लागू हो चुका है? जी सर, उस इम्प्रेस में सर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे थे, मतलब कैसे करना है, तो उसके रिगार्डिंग। देखिए नॉर्मली सिस्टम यही है कि इवन जो कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल हैं वो भी उनको ही क्लेम करने हैं, उनका भी आईडी बन जाएगी और वो क्लेम करेंगे, बट वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार। तो मेकर पीडी मेकर आईडी जो होती है, पीडी मेकर, उससे ही जनरेट करते हैं। जैसे सपोज आपका आप जेई हैं, यहाँ मुझे किसी को टेम्परेरी ट्रांस देना है जैसे जेई को, या कुछ टेम्परेचर देना है, तो पीडी मेकर आईडी से ही किसी और की भी आईडी है वो जनरेट हो जाता है। अब उसमें एग्जैक्टली कहाँ पे क्लिक करना है, क्या करना है, अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको, जब आप यहाँ इंटरव्यू आएंगे तो मुझे मिलिएगा, मैं आपको प्रिंट करके दिलवा दूंगा यहाँ से अकाउंट से। ठीक है। बट वो प्रोसेस वही है कि पीडी मेकर आईडी से जिसके पास भी होगी वो कर देगा, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो। मीनवाइल आपको वो स्टेप बाय स्टेप, वो आरपीआर होता है ना, वो रिसीव्ड एंड आरपीआर 28 और आरपीआर 29 सर। हाँ 29 तो उसमें वेंडर्स का बिल और उस तरह की चीज़ें होती हैं। आरपीआर 29 में आई डोंट थिंक कि आपका इंटरेस्ट रिकूप होगा, बट नहीं सर, इसमें एक ऑप्शन आता है ना कि रिप्लेनिशमेंट ऑफ इम्प्रेस्ड कंटिजेंट बिल। हाँ कंटिजेंट बिल का आरपीआर नंबर मुझे याद नहीं है, वो सर देखना 29 है सर। पड़ेगा। नहीं है ना, हाँ तो उसमें हो जाएगा, तब तो बहुत इजी है, आप अपनी आईडी से भी कर सकते हैं। हाँ तो सर मतलब इसमें अटैच आरपीआर 28 करना होता है सर हमको। मैं डिटेल आपको ऐसा करता हूँ, पॉइंट स्टेप्स बाय स्टेप्स वो लिखवा के अपने अकाउंट वालों से आपको, सौरभ आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा ना आप लोगों का? जी सर बना हुआ है सर। तो मैं सौरभ को दे दूंगा, सौरभ आपको शेयर कर देंगे कि कैसे वो स्टेप बाय स्टेप किया जाए इंटरेस्ट का रिकूपमेंट। ठीक है। ओके सर। आप कौन से डिवीजन से हैं? सर मैं लोअर यमुना डिवीजन आगरा। तो वहाँ के 100% हो गया है ई बिल?
चीज़। 100% ई बिल वहाँ लागू हो गया क्या, इम्प्लीमेंट हो गया है 100%? सर आवाज़ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपके डिवीजन में ई बिल जो है वो 100 पूरी तरह से लागू हो गया है, या अभी कुछ चीज़ों में हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है? सर मतलब कोशिश कर रहे हैं सर मैक्सिमम चीज़ों में लागू करने की, काफ़ी चीज़ों में हो भी गया है। कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल कर रहे हैं आप ई बिल से? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल नहीं कर रहे अभी। अच्छा, ठीक है। सर हमारे यहाँ सैलरी वगैरह सर सब कुछ अब ई बिल से होने लगा है। सैलरी वगैरह इम्प्लीमेंट हो गया कई जगहों पे, यहाँ भी हुआ है। अभी जी मैंने सर। आपको जो सैलरी इंटरेस्ट में इशू आ रहा था सर, अगर उसकी क्लैरिफाई हो जाए तो इजी हो जाएगा सर हमारे लिए। क्या? और सर ये जो इंडिविजुअल जो क्लेम है ना सर, वो भी वेंडर एज ए वेंडर करने पड़ रहे हैं हमको मतलब एज ए वेंडर जाके खुद को सेलेक्ट करना पड़ रहा है। हाँ, मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। नहीं तो आप लोग कर ही रहे हैं तो फिर पता ही होगा। वही है, एज ए वेंडर आपको पहले क्लेम रेफरेंस नंबर जनरेट कर लीजिए, फिर उसके बाद वो अपना नाम वाम या अकाउंट नंबर डालिएगा तो आपका नाम आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा था कि एक बार ई क्लेम देख लेते हैं और EIS देख लेते हैं। और अभी कुछ बात हो रही थी किस बारे, इसके पहले किस बारे में बात कर रहे थे हम? वीरेंद्र सिंह या प्रवीण शर्मा वर्मा, आप कुछ बोल रहे थे ना? सैलरी का प्रोसेस चेंज हो गया है ई बिल जब से आया है। अभी मैंने आपको पीपीटी में जो सैलरी का स्टेप होता है वो अब नहीं, वो सही नहीं है अब, जहाँ ई बिल लागू हुआ है वो एक आध महीने 2 महीने पहले आया है। उसमें अब क्या होता है कि वो डीडीओ मेकर से वही पेपर, पहले क्या होता था कि एज एन एक्सीएन या एज हेड ऑफ ऑफिस मुझे बहुत परेशानी होती थी सैलरी बिल साइन करने के लिए। उसमें बहुत सारे पेज, सैकड़ों पेज होते थे और दिमाग खराब होता था हर महीने, और साइन करते रहो भेजो। बट अभी वो पेपरलेस, वो एक अच्छी चीज़ हुई है। तो उसमें अभी क्या हो रहा है कि डीडीओ मेकर से वो बनाते हैं और सीधे डीडीओ चेकर स्किप हो गया है, सीधे डीडीओ के पास आता है हमारे ऑफिस में, और वहाँ से डीएससी लेके चला जाता है। ये एक फ़ायदा तो हुआ है। बाकी एक बार पीएफ में जल्दी से देख लेते हैं, मैं लॉगिन करता हूँ। सर आप लॉग इन कर रहे हैं, बीच में मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सर। हाँ, हाँ सर, ये बोलिए। जैसे कि जेम का बिल हम डायरेक्टली पीएफएमएस में भेज सकते हैं सर, तो हम इतना मतलब बीच में पेपर वर्क क्यों करते हैं सर उसमें, मतलब पेपर में सारा नोटिंग वोटिंग निकालना, हाँ, ये सब करना, सब करना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका ठीक है, मैं बताता हूँ। एक सेकंड। एक्चुअली देखिए, ये बात सही है आपको पेपर, मतलब आप शायद ये बोलना चाह रहे हैं कि पेपर का बिल उसका हार्ड कॉपी आएगा तभी हम प्रोसेस करेंगे, ऐसा क्यों है, ये बोलना चाह रहे हैं ना? डायरेक्टली लिंक्ड है सर पीएफएमएस से। दो चीजें, दो इश्यूज हैं। एक, जी सर। आपका क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। एक तो ये मैं समझ रहा हूँ कि भाई हम पेपर वर्क नोटिंग वोटिंग वो क्यों करते हैं फाइल वाइल में। दूसरा, या उसको रजिस्टर में एंट्री क्यों करते हैं। दूसरा पार्ट कि कॉन्ट्रैक्टर का बिल उसने पीएफ में रेज कर दिया तो हम हार्ड कॉपी भी कहीं कहीं पे मांगते हैं उससे, हार्ड कॉपी बिल दो, ये है ना? नहीं ये सर, ऐसा क्यों सर एग्जैक्टली अगर जैसे भी कोई भी सामान हमने खरीदा सर, तो उसका सैंक्शन ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ लगा करके एक हम ऊपर सर्टिफिकेट दे करके बिल बना करके उसको फिजिकली मतलब प्रेजेंट करते हैं ना सर। तो पीएफएमएस में अगर डायरेक्टली जा सकता है तो सर वहां से भी तो सारी डिटेल अगर देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो। देखिए आप, मैं बताता हूँ। इसका ये बात सही है, फिजिकल तो भाई जितना कम हो सके पेपरलेस ऑफिस हो जाए उतना अच्छा, वही होना भी चाहिए। अभी क्या है कि सपोज आप जेई हैं और आपको, आपने उसका एलडी काट लिया कॉन्ट्रैक्टर का, मतलब वो उसका, उसने, आपने बोला कि वो डिले उसने किया, काट लिया या नहीं काटा। ये भी हो सकता है कि भाई आपका मित्र हो, जान पहचान का हो, या उसने रिक्वेस्ट किया कि सर मत काटिए, नहीं काटा। बट ऐसा करने के लिए आप ऑथराइज तो नहीं है, आपका बॉस जो है ऑक्सीजन है वो परमिशन देगा। क्योंकि कई बार ऑडिट पारा मैंने देखा है, कई ऑडिट पारा बने हैं कि भाई तुमने क्यों नहीं एलडी काटा, इसने डिले कर दिया, तुमने एलडी क्यों नहीं काटा। लिक्विडेटेड डैमेज की बात कर रहा हूँ। जब भी डिले होता है सामान आने में तो आप 0.5% पर वीक काट सकते हैं, उससे ज़्यादा भी काट सकते हैं। तो इस तरह का केसेज है। या फिर ये सीआरसी जनरेट नहीं करूंगा, पेमेंट नहीं करूंगा, ये खराब क्वालिटी का है, इस तरह के डिसीजंस, या इवन टीए बिल की बात, इसमें आपका भी फायदा है। मान लीजिए कि अकाउंट्स वाला भी यही कहे कि अरे ये तो मैं अप्रूवल नहीं लूंगा। पहले ऐसा, ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि अकाउंट्स वाले ने बिल ड्रॉर में रख दिया कि भाई उन जेई का बिल आया है या एसटी का बिल आया है तो हम पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ये इशू है। भाई आप उसके लिए ऑथराइज नहीं है ना, आप अथॉरिटी तो नहीं है।
एक्सीएन जो है या जो भी आपका हेड ऑफ ऑफिस एसडी है, जो भी है वो डिसीजन देगा। तो एटलीस्ट अगर ऐसा कोई मामला है तो आपको उसका संज्ञान लेना चाहिए, उसको अप्रूवल लेना चाहिए उससे। ये उसका मतलब मोटा-मोटा उसका एक वो रीज़न हो सकता है कि भाई अप्रूवल क्यों? वैसे भी रूल है कि सैंक्शन ऑर्डर माँगते हैं आजकल अकाउंट्स, मतलब पेमेंट करने के पहले पीओ वाले, कि कोई भी बिल का सैंक्शन ऑर्डर जनरेट होना चाहिए। तो ई बिल आने के बाद से सैंक्शन ऑर्डर तो नहीं बन रहा है, बट वो अप्रूवल, मतलब बिल अप्रूव हो गया, इसकी कुछ अप्रूवल, सम सॉर्ट ऑफ अप्रूवल है वो। अगर बिल में कोई इशू नहीं है, सब कुछ ठीक है, तब तो कोई बात नहीं है, नहीं भी करेंगे। कई ऑफिस में नहीं होता, आप पता कीजिए, कई डिविजन्स में फाइल वाइल नहीं चलती बिल पेमेंट के लिए। ये है, मेरे डिवीजन में खुद नहीं होता था पटना में, वो फाइल वाइल नहीं चलाते, तब तक तो ठीक है। बट जहाँ चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हुई, मान लीजिए कि आपने कॉन्ट्रेक्टर ने कंप्लेन कर दिया कि मेरा एलडी उन्होंने काट लिया या बिल पेमेंट नहीं कर रहे हैं या कुछ भी, तब आप क्या करेंगे? ट्रांसपेरेंसी तो यही है ना कि आप एक बार फाइल वाइल में चीज़ों को ले आएँ और उसको डिसीजन जो भी है वो अथॉरिटी को लेने दें। इसलिए है। कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल में भी यही है कि कायदे से मैं भी यही चाहता हूँ। मेरा मानना है कि हार्ड कॉपी माँगना नहीं चाहिए, बट कई बार वो कागज़ नहीं देते। वो पीएफ का कागज़, ईएसआई का कागज़ या बैंक ट्रांसफ़र का कागज़, इवन सारे वर्कर्स से लिखाना पड़ता है ना कि हमको पैसा मिल गया आपके यहाँ डिविजन्स वो फील्ड में, तो वो सब कागज़ नहीं लगाते बिल में। अगर सब लगा दें ऊपर जेम में तो फिर ठीक है, बढ़िया बात है, उसमें कोई इश्यू तो नहीं है। पेपरलेस होना चाहिए, मैं इससे एग्री करता हूँ, बट फाइल पेपरलेस नहीं होगी ना। फाइल पे अप्रूवल, अगर किसी बिल में कोई इशू है तो आपको फाइल चलाना ही पड़ेगा, कोई डिसीजन लेना है तो। एक बार मैं ई क्लेम आपको दिखाता हूँ। आई थिंक आप सबको पता ही है, आप लोगों ने बताया है कि क्लेम कर ही रहे हैं, ई बिल वगैरह कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। मैं जनरेट नहीं कर रहा हूँ, ये जनरेट कर सकते हैं यहाँ से, और फिर जाके जो भी आपका क्लेम व्लेम है वो यहाँ से कर सकते हैं। ये तो क्लेम जनरेशन की बात हो गई। और मैंने पहले जो क्लेम किया था उसका क्या स्टेटस है या बाकियों का क्या है, वो आप यहाँ से स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। वो क्लेम रेफरेंस नंबर से या बैंक अकाउंट नंबर से भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको डीडीओ लॉगिन करके दिखाता हूँ या फिर पीडी चेकर दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, ये ई क्लेम खुला, मतलब मैं पीडी चेकर हूँ। तो आपने जो टीए बिल मुझे भेजा था वो मैं यहाँ खोलूंगा। आपने भेजा था वो पीडी मेकर के पास आएगा, जो डीलिंग हैंड के पास जाएगा। अब मैं यहाँ टीए मान लो किसका किसका बिल आया है वो देख सकता हूँ। तो पेंडिंग एक भी नहीं है, रिटर्न कर दिया है मैंने, या कुछ भी इशू है जो, मतलब अभी पेंडिंग नहीं होगा आई थिंक, एडवांस कंटिजेंट बिल। तो सपोज अगर कुछ मेरे पास बिल आया होता तो प्रोसेस कर सकते थे, बट अभी है टीए वाला ही देखता हूँ। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा इनका बिल। आपको फिर जो भी इसमें एक्शन लेना है, ओके करना है या रिटर्न करना है, कर सकते हैं। ये तो हो गया ई क्लेम। ई क्लेम मतलब आपने क्लेम किया और डीलिंग हैंड ने बढ़ाया फाइल, वही आप जो फाइल की बात कर रहे थे नोटिंग में कि सर इन्होंने खाने का 500 क्लेम किया है, होटल का 1000 क्लेम किया है, लेकिन इनको 700 ही मिलना चाहिए, जो भी वाटेवर। तो ये वही है, सेटलमेंट बोलते हैं उसको, क्लेम सेटलमेंट। ये जब ओके मैं कर दूंगा कि चलो ठीक है, तुमने जो किया वो ठीक है या ठीक नहीं है वटेवर, तब वो वापस जाएगा डीलिंग हैंड के पास और वहां से वो सैंक्शन, ई सैंक्शन बनाकर भेजेगा पेमेंट के लिए। मैं यहाँ क्लेम करूंगा, क्लिक करूंगा ई सैंक्शन में, और इतने सारे सैंक्शन अभी पेंडिंग में एक भी नहीं है मेरे पास। अगर होगा तो मैं देखता हूँ। हाँ, एक तो दिख रहा है, ब्रीफ केस का बिल आया है किसी का, सौरभ सर का, सौरभ का ही है, मैं पास कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट देख लो। ई क्लेम है इनका, सीयूपी बिल और कॉपी ऑफ अप्रूव्ड नोटिस। तो आ, आप समझ गए कि कैसे होता है।
ठीक है, ये अब पहुंच गया डीडीओ में। डीडीओ चेकर से हो गया, पीडी चेकर से हो गया। कैम रिपोर्ट्स मैं डीडीओ में लॉगिन करके आपको एक्सपेंडिचर वाला बता देता हूँ कैसे होगा। ये डीडीओ लॉगिन है। अभी मैंने जो बिल सौरभ जी का किया था, शायद इधर आया होगा, देखिए आया है। इससे कोई डिडक्शन नहीं करना है हमको, तो कर सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में मांग रहा है। ठीक है, बजट यहाँ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे। यहाँ क्लिक कीजिए, डीडीओ वाइज बजट वर्सेस एक्सपेंडिचर। आपका जो कोड होगा प्रिंसिपल, वो कोड ग्रांट नंबर 62 होता है। पीओ कौन सा है आपका, वो सिलेक्ट कीजिए। डीडीओ सिलेक्ट कर लीजिए, और कब से कब तक का एक्सपेंडिचर देखना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं सिर्फ दिसंबर का देखना चाहता हूँ। अगर वैसे जब भी आपको एक्सपेंडिचर पूछा जाए तो आप 1 अप्रैल से निकालिएगा, तभी तो आपको पूरे साल का एक्सपेंडिचर मिलेगा। अप्रैल से लेकर अभी तक का कितना हुआ, ठीक है। और यहाँ पीओ डीडीओ वाइज बजट वर्सेस एक्सपेंडिचर, ये क्लिक कीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं बजट इतना था, एक्सपेंडिचर इतना हो चुका है, और अभी इतना अवेलेबल है। यहाँ पे आपको कुछ हेड दिखाई देंगे, काउंटिंग हेड। तो ये हेड का आपको पता होना चाहिए, लिख कर रखिएगा पहले से, भाई ये कौन सा हेड है, ये कौन सा हेड है, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है। ये कभी मैं फिर आपको बताऊंगा, जिनको इंटरेस्ट होगा जानने में, भी टाइम नहीं है तो मैं बाद में आपको कोई फुर्सत से बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये 12 डिजिट क्या है। तो ये कभी बाद में बात करेंगे इस बारे में, ओके। तो ऐसे आप एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। और यहाँ जाके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, इस पेमेंट्स में जाके, और सेंक्शन स्टेटस या सेंक्शन ई पेमेंट स्टेटस, यहाँ से भी आप आपने जो बिल फॉरवर्ड किया था आगे, वो पेमेंट होगा कि नहीं होगा, ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब 5:30 होने वाले हैं लगभग, तो अब मैं इसको बंद करना चाहता हूँ। किसी को कुछ पूछना है या बात करनी है तो बात कर सकते हैं। आपके यहाँ आरपीआर 29 में अगर एडवांस रिक्रूटमेंट दिख रहा है तो आप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो उस पर्टिकुलर पीडी मेकर वाले आईडी में, या उस आईडी में वो हेड मैप नहीं होता, ऐसा भी होता है। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं। आपके यहाँ अगर हो रहा है तो कर सकते हैं। सर, कंटीजेंट जो बिल टाइप है उसमें दो टाइप का ऑप्शन दिखा रहा है, रिप्लेनिश का दिखा रहा है, एक एडवांस इम्प्रेस बिल का दिखा रहा है। इसमें कौन सा सेलेक्ट करेंगे? जैसे कि हम लोग को पहले से पैसा तो मिलता ही है इसके लिए रिप्लेनिश, इम्प्रेस, हाँ सही बोल रहे हैं। तो एडवांस वाले में करने पे RPR 28 की बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो रिप्लेनिश वाले में करते हैं तो उसमें RPR 28 का डिटेल मांगता है, लेकिन उसमें कुछ और दिखाता नहीं है। तो 29 में कर दीजिए, मैं एग्जैक्टली यहाँ। नहीं नहीं, 29 में ही दो ऑप्शन दे रहा है हाँ सर। मैं समझ गया, तो रिप्लेस मत करो फिर। तो अगर एडवांस आपको वाले में। ये शायद पता होगा कि जब इनिशियल इम्प्रेस्ट इशू करते हैं तो उसका हेड अलग होता है। तो वो वन टाइम जब साल शुरू होता है फाइनेंशियल ईयर, तो वो मिलता है, बाद में फिर वो उसमें रिकूप होता है, वही वगैरह से आप लोगों को शायद मिलता है पैसा। तो तो आप ये वही चेक कर तब। लीजिएगा अपने ऑफिस में कि दूसरा वाला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं, मतलब एडवांस हाँ इशू वाला, तो हाँ। वो जो इनिशियल वन टाइम वाला हो रहा था उसमें वो नहीं चला जाता। समझ गया बात। अच्छा वो हेड अच्छा। अलग होता है। अच्छा, एक आप रहने दीजिए, आप जब यहाँ आइएगा तो मैं हम्म। उस समस्या का समाधान करवा दूंगा आपको। आप और सर, कल।
ई क्लेम में जो टीए बिल का होता है सर, तो हम्म, उसमें मान लीजिए हम लोग जो अपना टूर होता है कई सारे मतलब छोटे छोटे मतलब भाग में करते हैं, हाँ तो उसमें तो पूरी एंट्री पूरी करनी होती है सर नहीं कि नहीं हम देखो, अपना टीए बिल। वो इशू रहता है। नॉर्मल रूल तो यही है कि एक टूर का एक बिल बने, ऐसा रूल तो यही है। बट डिवीजन हाँ में मैंने भी देखा है कि एक महीने का एक बार बिल भेज देते हैं। यही यही बोलना चाह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ सर, हाँ, तो उसमें बारी बारी से एक एक चीज़ का एंट्री करना होता है कर जैसे। दीजिए, कर सकते हैं, अच्छा। कर दीजिए, उसमें ठीक। तो ले ही लेगा ना, अलाउ कर देगा वो। हाँ अलाउ तो हो रहा है सर। अलाउ कर देगा, बट रूल की अगर बात करें तो रूल यही है कि एक टूर टूर खत्म हो जाता है जब आप हेडक्वार्टर में आ जाते हैं, हेडक्वार्टर से चले हेडक्वार्टर में आ गए, तो उसका बिल हाँ लिखवाना चाहिए। बट वो पॉसिबल थोड़ा सा फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है ना हमको, वो इतना सारा बिल हो जाएगा, टाइम भी लगता है। इवन आपके वर्क चाहे स्टाफ का बिल भी इतना सारा हो जाता है जो जाते हैं टूर पे। तो कोई बात नहीं, वो अलाउ कर रहे हैं, आप कर दीजिए उसको। ठीक है। ठीक है, और किसी का कुछ सवाल है या कुछ बोलना है, पूछना है, बात करनी है? पीएफएमएस में मैंने जो आपको पीपीटी तो मैं शेयर कर दूंगा, और भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास जिसमें पूरा गाइडलाइंस डिटेल दिया है, कहाँ क्लिक करना है, कैसे क्या करना है। आप उसको दो चीज़ें, तीन चीज़ें, एक्सपेंडिचर कैसे निकालना है, एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर रिपोर्ट कैसे निकालनी है, एक्सपेंडिचर का स्टेटस कैसे पता करना है, एलओसी कैसे जनरेट करना है, ये सब चीज़ें आप जरूर चेक मतलब जान लीजिएगा। नहीं तो अगर अकाउंट्स वाला नहीं कर रहा है किसी कारण से, तो आप या छुट्टी पर है तो आप हेल्पलेस हो जाएंगे। ये दो चार चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। इवन पेमेंट कैसे करते हैं ये भी प्रोसेस रखिएगा अपने पास, कभी ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को और कुछ नहीं पूछना है तो सौरभ शायद इसको ख़त्म करते हैं अभी। वही सर, प्रैक्टिकली मेकर्स को बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है, तो अपने हिसाब से बिल विल होल्ड कर लेते हैं कभी कभी। नहीं, कौन सा बिल? ई क्लेम, ई बिल या नॉर्मल बिल? मतलब सर नॉर्मल बिल, कोई भी बिल अगर सबमिट किया हुआ है, मतलब कभी कभी मैंने देखा है, कागज, मतलब ऐसा होता है। नहीं आप सही बोल रहे हैं, बट आप नॉर्मल ई बिल, ई क्लेम की बात कर रहे हैं या कागज के बिल की बात कर रहे हैं, जो कागज के कागज के बिल बिल की आते हैं? बात, कागज के बिल की बात। तो आप कंप्लेन कीजिए लिखित में कि हमने बिल, मेकर तो मेकर, कागज का बिल मेकर के पास, तो अकाउंट सेक्शन में जाएगा ना, एलडीसी जो भी होगा या जो भी एमटीएस वहाँ हम्म। होगा वो होल्ड करता है। तब कंप्लेन कीजिए कि क्यों ऐसा करता है वो तो, मतलब अब ये तो पर्सनल इशू है किसी का। इसी के लिए मैं इसीलिए बोल रहा था आपको कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, फाइल पे आनी चाहिए। कोई बोल रहा था कि फाइल पे क्यों लाते हैं, मैंने ये फेस किया है, चूंकि एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका है एडमिन का। वो मैं जब जीएफसीसी में एडमिन कर रहा था तो एक डायरेक्टर के बिल आया, या कई बिल आते थे जो ड्रॉअर में जाते थे, और कई महीने हो जाते थे किसी के, उसको जिससे दोस्ती दुश्मनी या कुछ होगा उसका बिल वो लटकाता था। तो बोलता था पूछने पर कि जो भी स्टाफ था कि सर वो तो नहीं हो पाएगा, उसमें फलाना है, वो ये प्रॉब्लम है। तो फिर हमने बोला कि भाई तुम फाइल पे पुटअप करो यही लिख कर जो तुम मुंह से बोल रहे हो, हम देखेंगे कि होगा कि नहीं होगा, तो हमारा काम है। इसीलिए फाइल पे चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। और बिल का टाइमलाइन भी होता है, आप उसको ज़रूर बोलिए अपने ऑफिस में कि सर ऐसे सब, वो आपके एक्सीएन को देखना है कि वो इतना डिले क्यों होता है। नॉर्मली डिवीजन में बिल्स डिले हो जाते हैं, एक्सीएन को अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो लिखित में दीजिए, प्रॉब्लम कंप्लेन करो। सर जो रेफरेंस नंबर जनरेट करते हैं तो उसका भी कोई टाइम लिमिट होता है क्या सर कि इतने इतने दिन के अंदर इसको क्लेम करना है? टीम रेफरेंस नंबर का आई थिंक होता है, बट मैंने ऐसा फेस किया नहीं है कभी। वो मैं एक बार चेक करूँगा कि क्या होता है। ठीक है। मतलब मेरी नॉलेज में ऐसा कभी आया नहीं अभी तक। ओके। तो अगर और कोई सवाल नहीं है किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से, तो आई थिंक वी कैन क्लोज द सेशन नाउ। इज देयर एनी अदर क्वेरी फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट? नो सर। Okay, sir. Then thank you so much, sir, for joining and for delivering these two very interesting topics. And it was a pleasure to have you with us in this training program. And also personally from my side, thank you for clearing my briefcase bill.
and also demonstrating the PFMS module to the participants. So thank you so much, sir. And Thank to you. all the participants, so that's it for today. And we will meet again tomorrow morning at 10 o'clock. So be there. And जो आज का क्विज रहेगा हमारा वो हमने अपलोड कर दिया है, तो आप जाके क्विज अटेम्प्ट कर लीजिएगा मूडल पे. ठीक है. ओके, थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. And Happy New Year, sir. Happy New Year. Yeah, thank you. Happy New Year to everyone in advance.